मुझे मालूम है आपका डोमेन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं है, बट फिर भी एक्सपीरियंस काफ़ी है आपको। तो काफ़ी क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स भी अगर आप देखते हो जो स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, इवन क्रिकेट में भी आपको पता होता है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है बट मटेरियलाइज नहीं हो पाता है कई बार। तो साइकोलॉजी का काफ़ी रोल रहता है उसमें। हमारे गेम की बात करते हो ना, तो हमारे गेम में जो टॉप प्रायोरिटी पे आता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल अंडर प्रेशर कंडीशन। अच्छा। तो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल अंडर प्रेशर कंडीशन, स्किल्स मेरे पास है ऐसे, लेकिन मैं अगर स्ट्रेस को नहीं झेल पाता ना तो मेरा बॉल कंट्रोल जाता रहेगा ऐसे, अच्छा। मैं खेल ही नहीं पाऊंगा ऐसे। तो बहुत ईजी बॉल आएगी तो अभी मेरे हाथ पे लग के साइड में जाएगी ऐसे। तो बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअल में, क्योंकि आपके बॉडी को कंट्रोल, आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल पूरा ही तो ब्रेन का खेल है ना। नर्वस आप सिस्टम, दिमाग, नर्वस सिस्टम है वो काम करेगा ऐसे। हाँ। तो अगर आप वहां पे स्ट्रेस आ गया तो वहां से आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो चला ही जाएगा ऐसे। आप मतलब जो मूवमेंट्स करना चाहेंगे वो आपसे होगा ही नहीं ऐसे, डिले होगा या उस लेवल का नहीं होगा कोऑर्डिनेशन ऐसे। तो वो आपके परफॉर्मेंस को बहुत नेगेटिवली हैम्पर करता है ऐसे। अच्छा। तो खास करके हम लोग जो बहुत सारे स्टडीज करते हैं जैसे, तो पोटेंशियल की तो बात करते हैं, जो फिजिकल पोटेंशियल, तो अब आपको किसी भी टॉप क्लास एथलीट को आप जैसे देखेंगे ना, उसके जो फिजिकल पोटेंशियल है, मतलब उसके अगर फिजिकल टेस्ट लेंगे, ऐसे टेस्ट हजारों बच्चे आपको मिल जाएंगे कंट्री में। अच्छा। कि जो उस लेवल का जो फिजिकल कंडीशनिंग है वो देते हैं। अच्छा। आप स्प्रिंट्स की बात करेंगे या आप जंप्स की बात करेंगे, आप थ्रो की बात करेंगे, आप कोई स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कुछ भी जो फिजिकल मोटर एस्पेक्ट होता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ज़्यादातर जो है वो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज में होता है। जो इंटरनेशनल एथलीट हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, या खास करके जो मेडलिस्ट है, अगर नॉन मेडलिस्ट का कोई स्टडी आती है ऐसे, तो उसमें जो फिजिकल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऐसे। फिजिकल डिफरेंस मतलब उसे एक सेम फिजिकल पोटेंशियल के आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करता है वो उसका मतलब एक मेंटल क्वालिटीज, मैं मेरे हिसाब से जब कंपटीशन की बात आती है उस टाइम पे वो कितना कंट्रोल करता है अपने आप को, कितनी अपने पोटेंशियल को जो है एक्सप्लॉइट करके और कितना एफर्ट डाल के देता है ऐसे, वो इम्पोर्टेंट है ऐसे। तो मतलब हर एक कंपटीशन की जहाँ बात आ गई ना, कंपटीशन की बात आ गई तो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज नंबर 1 रहेगा। अच्छा। तो और आपके हिसाब से नीरज चोपड़ा इतना सक्सेसफुल कैसे है? वही मैं बताऊं ना जैसे कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है ऐसे। तो फिजिकल पोटेंशियल तो है, ये राइट टाइम पे उसने हो सकता है राइट टाइम पे स्टार्ट किया है। उसका जो इवेंट का सिलेक्शन है वो उसके बॉडी के हिसाब से बड़ा सूट उसको करता है उस हिसाब से। जैसे जनरली हम जो मसल कंपोजिशन की बात करते हैं ना, तो वो भी पूरी बॉडी में एक जैसा नहीं होता है जैसे रेड या वाइट फाइबर का रेशियो है। तो लेग्स में डिफरेंट होगा, हाथ में डिफरेंट होगा, या उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो मसल्स ग्रुप हैं उसमें अलग अलग होगा ऐसे। तो उसको आइडेंटिफाई करना वो किस इवेंट में सूट करता है वो एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि आप मसल फाइबर का रेशियो एक जब तक अडल्ट नहीं हो जाता तब तक आप नहीं चेक कर पाते ऐसे। अडल्ट होने के बाद चेक करके आप अगर आपने पता किया तो उस टाइम उसका ट्रेनिंग एज निकल जाता है ऐसे। अच्छा। जो मोटिविटीज आपको पहले डेवलप करनी थी वो तो आपने डेवलप किया नहीं है उस इवेंट का या उस पर्टिकुलर गेम का, जो स्किल्स आपने एक अर्ली स्टेज पे टीच करना था वो तो हुआ नहीं इसे, तो बाद में उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर ये लकीली किसी को मैच कर जाता है कि उसने वही इवेंट सेलेक्ट किया जो उसकी बॉडी को सूट करता है ऐसे, तो वो बच्चे फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो नीरज के केस में ये सारा फेल इनटू प्लेस। मे बी ये एक पोटेंशियल हो सकता है कि उसका जो इवेंट है वो उसकी बॉडी के जो पोटेंशियल है उसके बहुत बढ़िया सूट करता था, उसने राइट टाइम पे चूज किया होगा ऐसे। और साथ के साथ उसके जो मेंटल क्वालिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत टॉप लेवल के आप बोल सकते हैं ऐसे। और कुछ बच्चों का डेडिकेशन गेम के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बहुत डेडिकेटेड होते हैं, सिलसिले वर्क करते हैं ऐसे। आपने इतने 3 डेकेड्स हो गए आपको कोचिंग और इस डोमेन में, आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे बहुत सारे जिनमें बहुत पोटेंशियल था और लेकिन मेंटल एबिलिटीज की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे हम लोग जब फील्ड में करते हैं, और कई ऐसे भी देखे होंगे उल्टा जो शायद स्किल्स में और एबिलिटीज में कम होंगे लेकिन मेंटल एबिलिटीज उनकी मतलब जिनको हम जनरली फाइटर बोलते हैं ऐसे। हाँ। कि वो बच्चे कंपटीशन में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे। हाँ। ठीक है, लेकिन जब आप रनिंग करवाएंगे, दूसरी एक्टिविटी करवाएंगे, तो वो उनको बहुत तकलीफ होती है ऐसे, या बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आएगी तो वो फिर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो बेसिकली जो है उनका मेंटल एस्पेक्ट जो है। तो ये कैसे इंडियन स्पोर्ट्स में कैसे साइकोलॉजी को ड्यू इम्पोर्टेंस मिलता है आपको लगता है? हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं धीरे धीरे ट्रेनिंग देने के लिए, धीरे धीरे करके अभी काफ़ी ट्रेंड चेंज हो चुका है। जनरली पहले तो एक सिर्फ कोच होता था जो जनरली कोचिंग करता था, बस उसके साथ उसका कोई साइंटिफिक सपोर्ट वगैरह नहीं होता था। लेकिन आजकल स्पोर्ट्स में जो है वो पूरा साइंटिफिक सपोर्ट जो है वो मिलने लग गया। अब हमारे पास वहाँ एकेडमी में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारे पास
न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के एक्सपर्ट हैं, और जो स्किल का है मेन है वो कोच करता है ऐसे। तो एक पूरा टीम अगर काम करेगा तो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। आपने अगर किसी स्पोर्ट्समैन को तैयार करना है तो एक ही कोच अगर सभी काम करेगा, उसका फिजिकल कंडीशनिंग भी कोच करेगा, स्किल भी कोच जो कि हो रहा था अभी एक हाँ, डेकेड पहले तक। जो हाँ। पहले तक जो था ऐसे, उसका खाने का भी कोच ही डिसाइड करता था क्या खाना है क्या नहीं, वही गाइड करता था। तो उसमें वो उतना एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता ज़्यादा। अच्छा। तो अगर आपने टॉप लेवल पे खेलना है तो फिर हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली आपने उसको ऑब्जर्व करना है, उसको डेवलप करना है ऐसे। तो आजकल साइंटिफिक स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है ऐसे। हाँ। तो आपने सोचा मेंटल एबिलिटी का इतना तगड़ा रोल होता है, और जो विदेश के एथलीट्स हैं, तो क्यों मुझे एटलीस्ट रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम सोचते थे तो ये देखते थे अल्ट्रा रनिंग में कि इंडिया कितना पीछे है और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कितनी दूर है, कितनी आगे है। इनफैक्ट अल्ट्रा रनिंग में वो गैप काफ़ी स्पीड से क्लोज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में तो किसी ने 200 किलोमीटर नहीं भागा था अभी 2018-19 तक। पहली बार 200 का मार्क किया 24 आवर्स रन में, 200 किलोमीटर का मार्क क्रॉस किया किसी ने, फिर फीमेल ने भी किया, और अभी रिसेंटली 272 एक लड़के ने रन किया है, अमर दोस्त है मेरा, 272 किलोमीटर्स। तो जो इंटरनेशनल मार्क्स हैं उसके पास पहुंच रहे हैं बड़ी जल्दी से। हमें लगता था कि ट्रेनिंग और आई थिंक फिजियोलॉजी एक जो है डिफरेंट है वो वहाँ की और यहाँ की। दूसरा न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, ये हम समझते थे। तो मेरे को आपसे बात करके लग रहा है कि शायद साइकोलॉजी का भी काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस फैक्टर की ऐसे, तो हर एक ऐसा नहीं है कि हम उनका वेटेज होता है हर एक फैक्टर का ऐसे, कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है ऐसे, कि कौन सा मोटिविटी है या कौन सा एस्पेक्ट है जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो कितना करता है ऐसे। जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं ऐसे, वो हर एक गेम के डिफरेंट होते हैं ऐसे। तो आपको उन सभी पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेंटल एबिलिटीज हो गया किसी का, कोई फाइटर है तो वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा खेल जाएगा ऐसे। अगर उसमें फिजिकल पोटेंशियल है तो नहीं खेल पाएगा ऐसे। तो हमने मतलब एक तरह से सिस्टमेटिक उनका डेवलप करना है, उसको जस्टिफाई करना है ऐसे। जस्टिफिकेशन इन द सेंस मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा। जिसका रिक्वायरमेंट कम है वो कम फोकस करना है। तो वो गेम टू गेम डिफर करेगा ऐसे, कि किस गेम के रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे। लेकिन हर एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे। जिसका मतलब 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो 10% भी नहीं रहेगा तो आप तो मतलब कहीं मेडल तो सोच भी नहीं सकते ना ऐसे। तो हर एक चीज़ को आपको जस्टिफाई तो करना ही है ऐसे। तो जो इंटरनेशनल पे जो जितने भी आते हैं, या आप बात कर रहे हैं कि यूरोप से या जहाँ से जो स्पोर्ट्समैन आते हैं, तो जितना जिस गेम की डिमांड होता है साइकोलॉजिकल, वो उस हिसाब से उनके अंदर पोटेंशियल होता है, तभी वो करते हैं। तो आप किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रायोरिटी पे रखना है आपने। कि जिस गेम की डिमांड है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको आपने प्रायोरिटी पे रखना है, उसको थोड़ा ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा देना है ऐसे। कि जो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। जिसका 5% कंट्रीब्यूशन है, अगर उसको आपने इग्नोर कर दिया तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना आपने 25% कोई फैक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट है या उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको इग्नोर कर दिया तो 25% आपको लॉस हो जाएगा ऐसे। तो वो चीज़ें हैं। If you enjoyed watching this little clip, you will love the full video. Click here now to watch it.